हेलो फ्रेंड्स, रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट्स की। आज हम बात करेंगे आपके एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जब भी हम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि कंक्रीट के पास मेनली दो टाइप की स्ट्रेंथ होती है। फर्स्ट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड सेकंड इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। जब भी हम कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंक्रीट आपका कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि वीक होता है आपका टेंशन में। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर टेंशन में कितना वीक होता है, तो टेंशंस में आपके पास 1/10 ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वीक होता है, जिसको अकॉर्डिंग टू आईएस कोड के मुताबिक 10 to 15% ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहा गया है। क्लियर है? तो देखते हैं जरा कि इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर 1 by 1 कवर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं आपके स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को जो डेजिग्नेट किया जाता है वो प्रोसीडिंग एक लेटर से डेजिग्नेट किया जाता है, जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि इसको कौन से लेटर से डेजिग्नेट किया जाता है, आपका OMX से किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि सर यहाँ पे जो ये आपका M है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपका ये X है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी हम बात करते हैं आपके M की, तो M क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है सर, आपको ये मिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब जो यहाँ पे मिक्स होता है वो आपका सैंड सीमेंट एग्रीगेट का मिक्स होता है, एडिशन वाटर आप उसको ऐड करते हैं ताकि वाटर वहां पे एज ए सॉल्वेंट का काम कर सके। क्लियर है? जब भी हम बात करते हैं एक्स की, तो एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स रिप्रेजेंट करता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को। किससे सर, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को, जो किस में होती है आपके पास, वो आपके पास नंबरिंग में होती है। जो यहाँ पे नंबरिंग रहती है जरा वो देखिएगा, जो नंबरिंग होती है आपके पास वो हो सकती है सर, वो आपके पास M10 हो सकता है, वो आपके पास M15 हो सकता है, वो आपके पास M20 हो सकता है। क्लियर है? अब जो ये क्वेश्चन उठेगा कि जो सर X है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पास 10, 15 एंड 20। क्लियर है? उसी तरह से 10, 15 एंड 20 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी आफ्टर 28 डेज वो कितनी होगी। अगर M10 की बात कर रहे हैं तो आपके पास 10 मेगापास्कल होगी, M15 की बात कर रहे हैं तो 15 मेगापास्कल होनी चाहिए, और M20 की बात कर रहे हैं तो आपके पास 20 मेगापास्कल होनी चाहिए। क्लियर है? जो किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, जो सर रिप्रेजेंट की जाएगी आपके पास या तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में हम लिखेंगे उसको, या फिर उसको हम मेगा पास्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? आप सभी जानते हैं कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपका 1 मेगा पास्कल की इक्वल होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि आपके पास वेरियस टाइप्स की स्ट्रेंथ हो सकती है। अब कौन कौन सी हो सकती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकती है सर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो सकती है, और शेयर स्ट्रेंथ हो सकती है। जब भी हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है आपके पास, ये होती है सर 10% ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कितनी होती है, 10% ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। क्लियर है? उसी तरह से जब हम बात करते हैं आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है सर आपके पास, ये 15% ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। क्लियर है? ये बात आप ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके शेयर स्ट्रेंथ की, तो शेयर स्ट्रेंथ आपके पास कितना होता है सर, ये इंपॉर्टेंट है, 20%। ये कितनी होती है सर, 20% ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपके पास। अब जो यहाँ पे स्ट्रेंथ हमने बात की है कि स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है सर, आपके पास mx से। जो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, आपके पास न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम आफ्टर 28 डेज बाद चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, बट जब हम अपना सैंपल प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम 7 डेज एंड आफ्टर 28 डेज बाद चेक करते हैं। बट आपके आईएस कोड ने क्या कहा, आईएस कोड ने कहा कि जो आपका सैंपल है उसको आप चेक करेंगे आफ्टर 28 डेज बाद, और जो वहां पे आपका परसेंटेज ऑफ वेरिएशन होना चाहिए वो +-15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं डिस्कस करूंगा जब टेस्ट की हम बात करेंगे, पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे 3 दिन बाद कितनी स्ट्रेंथ हो जाती है सर आपके पास, 3 दिन के बाद आपके पास 1/2 FCK हो जाती है, मतलब 50% स्ट्रेंथ आ जाती है। 7 डेज के बाद कितनी आती है सर, ये आ जाती है सर 2/3 FCK स्ट्रेंथ आ जाती है। उसी तरह से अगर हम 14 डेज की बात करते हैं तो 14 डेज में कितनी आ जाती है सर, ये 0.9 FCK आ जाती है। क्लियर है? 28 डेज बाद कितनी आ जाती है सर, ये आपकी 100% अचीव हो जाती है, यानी कि मोर देन 99%। क्लियर है? तो ये स्ट्रेंथ है। जब भी हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को रिप्रेजेंट किया जाता है आपका एक प्रोबेबिलिस्टिक कर्व के थ्रू। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
इसको जो ड्रॉ किया जाता है यहाँ पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है आपका प्रोबेबिलिस्टिक कर्व, प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोल सकते हैं आप और प्रोबेबिलिस्टिक कर्व भी बोल सकते हैं। अब जो यहाँ पे कर्व रहेगा वो देखिएगा जरा, कुछ इस तरह से कर्व रहेगा आपके पास, किस किस के बीच में सर, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वर्सेस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बीच में। तो यहाँ पे आपका एफसी के आएगा और यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का आएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आएगा, ठीक है, जो कुछ इस तरह से बनेगा। हालांकि इसका कंसेप्ट मैं आगे दूंगा, बट यहाँ पे जस्ट हमें ये समझना है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा आपके पास, इस तरह से, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिड पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे सर, इस पॉइंट्स को बोलेंगे हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे सर, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या है सर मेरे पास, दैट इज टारगेट मीन स्ट्रेंथ, जो आपका पीक पॉइंट पे रहा है, ठीक है। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा सर, आपका एफएम, ठीक है। अब जो स्ट्रेंथ होती है वो मटेरियल की अलग होती है और लोड की अलग होती है। मटेरियल की स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं सर, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि सपोज करो आपने अगर M15 का ग्रेड डिजाइन किया, ठीक है, 100 क्यूब आपने कास्ट किए, 100 क्यूब में से 95 क्यूब ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ 15 मेगापास्कल से ज्यादा होनी चाहिए और 5% क्यूब ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ 15 मेगापास्कल से कम होनी चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हम 5% रिप्रेजेंट कर रहे हो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास एफसी के। तो यहाँ पे कितने परसेंट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल है आपके पास, ये है सर 5%, ठीक है। अब जो यहाँ पे एफसी के और एफएम के बीच का जो यहाँ पे डिस्टेंस रहता है वो कितना रहता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना है। तो उसको आप डायरेक्ट ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। वो होता है आपके पास 1.65 सिग्मा, ठीक है, कुछ इतना होता है। तो क्या आप यहाँ से एक रिलेशंस बना सकते हैं, जी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एफएम लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ सर, एफएम, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपके पास कि जो एफएम हो जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा एफसी के प्लस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, सिग्मा। तो अगर मैं एफसी के यहाँ से निकालना चाहूँ तो एफसी के क्या हो जाएगा आपके पास, एफएम माइनस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है। अब जब आपके पास 50% क्यूब आर टेस्टेड टू फेल, अभी तो 5% क्यूब फेल हो रहे थे और 95 आपके पास हो रहे थे, मतलब 95 क्यूब ऐसे थे जिनकी स्ट्रेंथ 15 मेगापास्कल से ज्यादा थी। अगर आपके एग्जाम में ये बोला जाए कि सर 50% क्यूब आर फेल, इसका मतलब क्या है कि उस कंडीशन में जो आपका एफसी के होगा वो किसके इक्वल होगा सर, टारगेट मीन स्ट्रेंथ के इक्वल होगा। तो ये भी आप कि अगर हमारे पास क्या हो जाए सर, 50% क्यूब फेल हो जाए, क्या हो जाए सर, अगर सर 50% क्यूब फेल हो जाए तो उस कंडीशंस में क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपके पास जो एफएम होगा टारगेट मीन स्ट्रेंथ वो किसके इक्वल हो जाएगा सर, एफसी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। ये कुछ ऐसे एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपको बताने जरूरी है, क्योंकि गेट एग्जाम का जो क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है आपका इस प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से ही किया जाता है डियर। क्लियर है। ये तो हमने स्ट्रेंथ की थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा जो कि काफी यूजफुल था। अब यहाँ पे हम जब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं तो एक स्ट्रेंथ आपके मटेरियल की होती है तो दूसरी स्ट्रेंथ आपकी किसकी होती है सर, लोड की होती है। अब ध्यान दीजिएगा, एक सर आपने कहा मटेरियल की स्ट्रेंथ और दूसरी कहा सर आपने लोड की स्ट्रेंथ। मटेरियल की स्ट्रेंथ को हम क्या बोलेंगे सर, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। यस सर, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा सर, एफसीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है। अगर लोड की स्ट्रेंथ आप काउंट कर रहे हैं तो लोड की स्ट्रेंथ को हम क्या बोलेंगे सर, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड बोलेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड को मैं यहाँ पर FA से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो सर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता क्या है, मैंने आपको अभी बताया था जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सर FCK से। क्लियर है। जैसे हमने M10 का ग्रेड यूज किया तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी सर, 10 मेगापास्कल। अब ध्यान दीजिएगा, सपोज करो आपने यहाँ पे क्या किया है सर, 100 क्यूब कास्ट किए। मैं ध्यान दीजिएगा, 100 क्यूब क्या किया आपने सर, कास्टेड किए। और सर यहाँ पे जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपने यूज किया वो कितना था सर आपके पास, वो आपके पास M20 था, सॉरी 20 था। अब 20 में से अब जो 95 क्यूब होंगे क्या होंगे सर, जो 95 क्यूब होंगे उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी सर आपके पास, मोर देन 20 मेगापास्कल होगी, यानी कि मैं 20 मेगापास्कल लिख देता हूं। और सर जो 5% क्यूब होंगे क्या होंगे सर, जो आपके पास 5% क्यूब होंगे उनकी जो स्ट्रेंथ होगी
उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी सर, लेस देन 20 मेगा पास्कल होगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे सर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो हमने यही डेफिनेशन लिखा कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल below which not more than 5% results are expected to fail is known as characteristics strength। अब उसी तरह से हम बात करते हैं लोड की स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं सर, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड बोलते हैं। अब जब कैरेक्टरिस्टिक्स लोड की बात आती है, फॉर एग्जांपल ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड है ये सर्विस लाइफ के साथ वर्क करता है। जैसे कि सपोज करो कि आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की और उस बिल्डिंग का जो लोड आपने फाइनलाइज किया वो 1000 किलो न्यूटन है, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि आपके पास क्या है कि जो लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर है, कि जो लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर है आपके पास वो कितना है सर, 20 ईयर्स है, ठीक है, 20 साल है। और 20 साल में आपने ये बोल दिया कि सर इस पे जो मैक्सिमम लोड आ सकता है वो आपके पास 1000 किलो न्यूटन का लोड है, मतलब आपने उसको 1000 किलो न्यूटन के लोड के लिए डिजाइन किया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड का मतलब क्या हुआ कि सर 5% चांसेस रहेंगे कि ये जो लोड है वो आपका 1000 किलो न्यूटन से क्या करेगा, एक्सीड करेगा, और 95% चांसेस ऐसे रहेंगे जो आपका होल लाइफ का जो लोड होगा वो 1000 किलो न्यूटन से एक्सीड ही नहीं करेगा। क्लियर है। जब भी हम किसी डैम वगैरह की बात करते हैं तो डैम में हम पहले ही डिसाइड करते हैं कि इसके ऊपर मैक्सिमम लोड कितना आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 किलो न्यूटन का लोड उस पर आ सकता है तो सिर्फ 5% की प्रोबेबिलिटी ही रहेगी कि वो जो लोड है वो 1000 किलो न्यूटन से ज्यादा एक्सीड करेगा, बट 95% सक्सीड रेट है उसका कि कभी भी 1000 किलो न्यूटन से एक्सीड नहीं कर सकता। तो यही हमने डेफिनेशन लिखी, द लोड विच 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग थ्रू आउट द सर्विस लाइफ, ठीक है, कि 95% चांसेस है कि जो भी लोड के लिए आपको डिजाइन किया है उस लोड से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमने क्या देखा सर, आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में जाना और कैरेक्टरिस्टिक्स लोड के बारे में जाना। अब जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो मटेरियल पे बेस्ड था और जो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड जो लोड पे बेस्ड था, अब इसी मटेरियल की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ भी रही होगी जिसको हम डिजाइन स्ट्रेंथ बोलते हैं, और इसी लोड का कुछ ना कुछ डिजाइन लोड भी रहा होगा जिसको हम एज ए डिजाइन लोड बोलते हैं। देखिएगा जैसे, क्लियर है, देखिएगा मटेरियल की स्ट्रेंथ को हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहा था, बिल्कुल सही, बट जब हमने इसको डिजाइन करना है तो उसी को हम क्या बोलते हैं सर, डिजाइन स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब जब हम डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होती है जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिजाइन स्ट्रेंथ होती है, इट इज द रेशियो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करूं या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बात कर लो, आप बात एक ही है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर मैं स्टील की लिखना चाहूं यहाँ पे तो स्टील की कितनी होती है सर, 1.5 होती है, और अगर सॉरी कितनी होती है 1.15 ये होती है, और अगर मैं कंक्रीट की बात करना चाहूं तो कंक्रीट की कितनी होती है सर, आपके पास 1.5 होती है। क्लियर है, बिल्कुल सही। आपने क्या कहा कि डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का सर 1.15 होता है, कंक्रीट का 1.5 होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सर कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने ज्यादा क्यों लिया है। कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने ज्यादा इसीलिए लिया है डियर, क्योंकि हमें अपने कंक्रीट को क्या बनाना है, सेफ बनाना है। अब जब कंक्रीट को सेफ बनाना है तो इसको कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है सर, साइट पे प्रिपेयर किया जाता है। अब जब साइट पे प्रिपेयर किया जाता है तो सबसे पहले आप चेक करेंगे वहां पे सीमेंट की क्वांटिटी, कि जो सीमेंट है उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया गया है या ओपन स्टोर किया गया है। क्लियर है। उसके बाद आप देखेंगे कि उन दोनों का जो सीमेंट सैंड मोर्टार है उनका प्रॉपर्ली मिक्सिंग हुआ भी है या नहीं हुआ है, ठीक है। और जो भी आप मिक्सिंग करेंगे वो एट ए रूम टेम्परेचर पे करेंगे। क्लियर है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए कंक्रीट को सेफ बनाया जाता है। यही रीजन है कि जो कंक्रीट का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टील। उसी तरह से जब हम डिजाइन लोड की बात करते हैं तो डिजाइन लोड क्या होता है, अब देखिएगा डिजाइन लोड को मैं यहाँ पर FD भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, FD से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्लियर है। तो अगर मैं डिजाइन लोड की बात करना चाहूँ तो डिजाइन लोड क्या होता है आपके पास, ये होता है सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू डिजाइन लोड। क्या होता है सर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू डिजाइन लोड होता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने डिवाइड किया है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, आपने मल्टीप्लाई ही करना है। अब जब यहाँ पे डिजाइन लोड की बात आती है तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कितना लेंगे। देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी को आप यहाँ पे एक और टर्म से भी बोल सकते हैं, लोड फैक्टर के नाम से भी। तो अगर मैं WSM की बात करता हूं तो 1.5 लिया जाएगा आपका LSM में।
और इसी 1.5 को हम क्या बोलेंगे सर यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे आपका लोड फैक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, लोड फैक्टर। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको डिजाइन स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा, डिजाइन लोड के बारे में पता लगा। अब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर्स की क्राइटेरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर्स कि जो भी आपका स्ट्रक्चर्स में जो प्रोसीडिंग रेट है, आपका सक्सीडिंग रेट है, उनको आपको निकालना है। तो देखिएगा, पहले हमने देखा था सर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो पहला ही यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे कि अगर आपकी स्ट्रेंथ क्या हो सर, अगर सर स्ट्रेंथ इज लेस देन एफसी के, अगर आपकी क्या हो डिजाइन स्ट्रेंथ अगर आपकी लेस देन हो सर किसके, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से, तो कितने % चांसेस है आपके फेलियर होने के। तो आपको मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो 5% आर एक्सपेक्टेड टू फेल है, 5% चांसेस है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप सर 5% को 0.05। सेकेंड आता है कि जब सर हमारे पास लोड क्या हो सर लेस देन कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड क्या है आपका FA है, तो ये कितने % चांसेस है सर, 5% चांसेस है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना सर आपके पास 0.05 है। और जब दोनों ही अकर्स हो, बोथ 1 and 2 अकरिंग, कि जब दोनों अकर्स हो आपके पास, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, तो दोनों की जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो आपकी 5% रहेगी, तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ठीक है, ये रहेगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपको निकालना आना चाहिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहले के फेलियर होने के चांसेस कितने हैं सर, 0.05 है, तो दूसरे के सक्सीड रेट कितना है 95%, तो 0.95। उसी तरह से सेकंड के फेलियर होने के चांसेस कौन से हैं, 5% है, तो यहाँ पे प्लस 0.05, और फर्स्ट के सक्सीड होने के कितने चांसेस है सर आपके 95%, तो 0.95, ठीक है, ये हो गया है। अब सेकंड आता है सर कि दोनों के ही चांसेस कितने हैं सर, 0.05 इंटू 0.05, 0.05 इंटू 0.05। आप जब इसको निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा सर आपके पास 0.975। अब 0.975 को अगर आप लिखना चाहो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अप्रॉक्स 0.1 लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि 9 को मैंने यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, इसको मैं 0.1 लिख सकता हूं। अब 0.1 को भी मैं क्या लिख सकता हूं आपके पास 10 रेज़ की पावर -1 लिख सकता हूं। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो ऑर्डर में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, अगर ऑर्डर होगा, ऑर्डर पूछा तो 10 रेज़ की पावर -1। क्लियर है, अगर परसेंटेज में पूछा तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालना चाहूं तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा सर आपके पास 9.75% हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में जाना, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में जाना, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लोड के बारे में जाना, डिजाइन स्ट्रेंथ के बारे में जाना, डिजाइन लोड के बारे में जाना, प्रोबेबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर जाना, और साथ में आपने टारगेट मीन स्ट्रेंथ के रिलेशंस के बारे में जाना, और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के रिलेशन के बारे में जाना। क्लियर है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपके पास यहाँ पर टारगेट मीन स्ट्रेंथ होता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से आपने बताया FCK प्लस 1.65 सिग्मा, जहां पे FCK निकालेंगे आप तो FM माइनस 1.65। अगर आपके 50% क्यू फेल हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसके इक्वल हो जाएगा सर, टारगेट मीन स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो जितना भी हमने कवर किया है इससे बाहर आपको कवर भी नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे टेस्ट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।